वेलकम फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लास्टिक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि प्लास्टिक जो है बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके वेरियस क्लासेस क्या हैं। प्लास्टिक एक बहुत ही वाइडली यूज्ड मटेरियल है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी प्लास्टिक के जो वेरियस क्लासिफिकेशंस है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि प्लास्टिक के जो वेरियस क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या हैं। तो प्लास्टिक को जो हम क्लासिफाई करते हैं तो ये वेरियस एस्पेक्ट्स पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जो वेरियस एस्पेक्ट्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक है वो है, सबसे पहले तो बिहेवियर ऑफ द प्लास्टिक विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग, यानी गर्म करने पे प्लास्टिक का बिहेवियर कैसा होता है। इस पॉइंट को ध्यान रख के हम क्लासिफिकेशन प्लास्टिक का कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन जो बेस होता है वो होता है कि ये प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से ऑब्टेन किया गया है। तो ये सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है। तीसरा जो सोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो है स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका प्लास्टिक है इसका स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। और जो चौथा बेसिस है प्लास्टिक क्लासिफिकेशन का जो हो सकता है वो है फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो ये बेसिकली चार बेसिस हैं जिसके आधार पे हम प्लास्टिक को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि जो है प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन जो मतलब ये पर्टिकुलर बिहेवियर्स हैं इसके हिसाब से कैसे किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ द प्लास्टिक विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग, यानी जो क्लासिफिकेशन उस आधार पे हम करें कि प्लास्टिक का बिहेवियर हीटिंग के हिसाब से कैसा होता है। तो इस कैटेगरी में प्लास्टिक को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हीटिंग बिहेवियर जो है इस पे प्लास्टिक का जो है दो क्लासिफिकेशन है, दो कैटेगरीज हैं। पहला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, या और रिवर्स ऑर्डर में मैंने बोल दिया है। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। तो ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक और नॉन कन्वर्टेबल ग्रुप इज द जनरल टर्म अप्लाइड टू प्लास्टिक which becomes soft when heated and hard when cooled. The process of softening and hardening may be repeated for an indefinite number of times provided the temperature during heat is not so high as to cause the chemical decomposition of the plastic. तो जो ये पहला केस है हमारा थर्मोप्लास्टिक का, तो इसमें क्या है कि हम प्लास्टिक को जितनी बार चाहें उतनी बार जो है गर्म करके इसको प्लास्टिक कर सकते हैं और फिर रीमॉडल या रीशेप कर सकते हैं। इट कैन बी डन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जितनी बार हम चाहें उसको हम इसको रिसाइकिल करके कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट है, एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर हम देंगे तो इसका मॉलिक्यूलर डिकम्पोजिशन हो जाएगा और ये जो है फिर दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो थर्मल प्लास्टिक में क्या है, हम हीट अप्लाई करते हैं तो वो प्लास्टिक हो जाता है और जब वो कूल डाउन होता है तो वो दोबारा सॉलिडिफाई हो जाता है। फिर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये आपका एक जनरल टर्म है विच इज़ अप्लाइड टू दोज कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक which become rigid when molded at suitable temperature and pressure, and this type of plastic passes through thermoplastic stage when they are heated in temperature range of 127 to 120 177 degrees celsius. They set permanently and further application of heat does not alter form or soften them. और उसके बाद जो है ये एक सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं। तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसको दोबारा हम फर्दर हीट अप्लाई करके इसको प्लास्टिक नेचर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक में हम जो है प्लास्टिक को हीट करके कई बार जो है उसको रीशेप कर सकते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या है, एक बार हमने हीट अप्लाई किया और वो सेट हो गया तो दोबारा फिर हम हीट अप्लाई करके उसको उसमें कोई रिफॉर्म या कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, वो परमानेंटली सेट हो जाता है। तो दीज आर दी टू ब्रॉड कैटेगरीज, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, which is classified on the basis of the behavior of the plastic when heat is applied to the plastic. दूसरी बात करते हैं हम कि सोर्स फ्रॉम विच द रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड।
तो जो आपका प्लास्टिक बनाने के लिए जो पॉलीमर है उसका सोर्स क्या है? तो दो सोर्स होता है, एक तो नेचुरल सोर्स, यानी कि वो पॉलीमर्स जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, और दूसरा है सिंथेटिक सोर्स। तो जो नेचुरल सोर्स से हम पॉलीमर बनाते हैं उसको नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, और जो सिंथेटिक सोर्स से हम पॉलीमर बनाते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर होता है। जो नेचुरल पॉलीमर है ये थर्मोप्लास्टिक होता है, यानी केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज ऑन हीटिंग। एंड सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? दे आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये होता है। तो ये बात हो गई कि सिंथेटिक जो पॉलीमर होते हैं इनके अंदर हीटिंग पे जो केमिकल प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, और इसीलिए इनको एक बार हीट करके मोल्ड कर देते हैं, सेट कर देते हैं, तो दोबारा हीट अप्लाई करने पे इनको प्लास्टिक नेचर नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। ये जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन इनके केमिकल कंपोजिशन में हो जाती है। फिर बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर के बारे में। नेचुरल पॉलीमर जो है ये आपके रीमोल्डेबल होते हैं, यानी कि एक पॉलीमर को हम कई बार इसको मोल्ड करके जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। वहीं पे सिंथेटिक जो पॉलीमर होता है ये नॉन रीमोल्डेबल होता है, यानी कि इसको एक ही बार हम गर्म करके शेप दे सकते हैं, इसको दोबारा हम जो है हीट करके रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं। फिर नेचुरल जो पॉलीमर है इट इज़ ब्रिटिल, ग्लॉसी, हैव इलास्टिसिटी एंड आर फ्लेक्सिबल। तो जो नेचुरल पॉलीमर है दे आर ब्रिटिल, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। वहीं पे जो सिंथेटिक पॉलीमर है दे पजेस द मैट इफेक्ट, ग्लॉसी की जगह यहाँ पे मैट इफेक्ट होता है। दे आर ऑल्सो हैविंग द इलास्टिसिटी एंड आर फ्लेक्सिबल। अब नेचुरल पॉलीमर की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स जो नेचुरल पॉलीमर के हैं: पॉली इथाइलिन, polypropylene and polystyrene PVC, these are some of the natural polymers। वहीं पे अगर हम सिंथेटिक पॉलीमर का जो है एग्जांपल साइड करें तो रबड़, नायलॉन, ग्लास, फाइबर, कॉर्क, दीज आर सम ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया पॉलीमर का, प्लास्टिक का, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीमर की पॉलीमर कहाँ से ऑब्टेन किया गया, वेदर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स और इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी और मेड बाय ह्यूमंस। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं प्लास्टिक क्लासिफिकेशन में, स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है होमोजेनस प्लास्टिक की और दूसरी है हेट्रोजेनस प्लास्टिक की। तो होमोजेनस प्लास्टिक जो है ये क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें जो भी प्लास्टिक की वैरायटी होती है उसमें सिर्फ कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो जिससे कि ये प्लास्टिक कंपोज किया जाता है। यानी कि प्लास्टिक के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन चेन होती है, यानी कि कार्बन के एटम्स होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के। और इस तरह के जो प्लास्टिक बनता है इसको हम होमोजेनस प्लास्टिक कहते हैं। वहीं पे हेट्रोजेनस प्लास्टिक क्या होता है? तो हेट्रोजेनस प्लास्टिक में जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है तो कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सारे एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है प्लास्टिक के। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले प्लास्टिक को हम हेट्रोजेनस प्लास्टिक की कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी होमोजेनस प्लास्टिक की और हेट्रोजेनस प्लास्टिक की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लास्टिक बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस बेसिस पे जब हम क्लासीफाई करते हैं तो प्लास्टिक को बेसिकली चार कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहला है रिजिड प्लास्टिक, दूसरा है सेमी रिजिड प्लास्टिक, तीसरा है सॉफ्ट प्लास्टिक और चौथा है इलास्टोमर्स। अब ये रिजिड प्लास्टिक क्या होता है? व्हाट इज रिजिड प्लास्टिक? These plastics have a high modulus of elasticity and they retain their shape under exterior stress applied at normal or moderately increased temperature। तो रिजिड प्लास्टिक वो होते हैं जिनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होती है और वो अपना जो शेप है वो रिटेन करते हैं स्ट्रेस और टेम्परेचर अप्लाई करने पे। वहीं पे सेमी रिजिड प्लास्टिक क्या होता है? तो दिस प्लास्टिक्स हैव अ मीडियम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द इलोंगेशन एंड दे इलोंगेट अंडर प्रेशर, और जब प्रेशर हटाते हैं तो इलोंगेशन डिसअपियर हो जाता है।
तो ये होता है आपका सेमी रिजिड प्लास्टिक। तो दो कैटेगरीज हो गई, रिजिड प्लास्टिक और सेमी रिजिड प्लास्टिक। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट प्लास्टिक क्या होते हैं। तो दीज आर द प्लास्टिक्स दैट हैव अ लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड द इलोंगेशन अंडर प्रेशर डिसअपियर्स स्लोली व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड। यानी कि ये इसमें जो डिफॉर्मेशन आता है वो बहुत स्लोली डिसअपियर होता है, और इनका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो लो होता है। सॉफ्ट प्लास्टिक्स आर अवेलेबल इन अ रेंज ऑफ कलर साइज एंड पर्टिकुलरली शेप्स। सॉफ्ट प्लास्टिक जो है वाइड रेंज में अवेलेबल है। और इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है बच्चों के टॉयज़ बनाने में, रेक्टिल्स बनाने में, फिशिंग बेट्स बनाने में। तो इन सब में इस सॉफ्ट प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं। व्हाट आर इलास्टोमर्स? सो दीज प्लास्टिक्स आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक मटेरियल with a low modulus of elasticity. They deform considerably under load at room temperature and return to their original shape when the load is released. The extensions can range up to 10 times their original dimension. तो ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, और लोड देने पे रूम टेम्परेचर पे भी इन ये अपने ओरिजिनल शेप से बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो जाते हैं। और जब कंडीशंस रिवर्स की जाती हैं तो ये ओरिजिनल शेप गेन कर लेते हैं। इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है रबर बैंड। जो हम रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो प्लास्टिक पॉलीमर है दैट इज इलास्टोमर्स। तो ये बात हो गई इलास्टोमर्स की। दोस्तों अब हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो होता है जो कि नेचर में बायो आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके माध्यम से हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स डिकम्पोजेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोपॉलीमर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सिल एनोट। तो ये जो है इसको पीएचए भी कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्किने एल्किनोट, PHA. This is a material which is completely biodegradable. Biodegradation of plastic can be achieved by enabling microorganisms in the environment to metabolize the molecular structure of plastic film to produce inert humus. यानी कि ये प्लास्टिक जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनको डिकम्पोज करते हैं, और ये हम अचीव कर सकते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक। फिर द यूज ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स विद स्वेलिंग एजेंट्स इंश्योर्स दैट व्हेन कंबाइंड विद हीट एंड मॉइस्चर they expand the plastic molecular structure and allow bioactive compounds to metabolize and neutralize the plastic. इसका मतलब यह है इस प्लास्टिक में कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स हम ऐड करते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि जो आपका प्लास्टिक का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है ये एक्सपेंड करे जब इस पर हीट और मॉइस्चर अप्लाई किया जाए। और इसकी वजह से क्या होता है, बायोएक्टिव कंपाउंड यूज़ करने की वजह से जो प्लास्टिक का स्ट्रेंथ है और होल्डिंग है, मॉलिकुलर होल्डिंग, वो वीकन हो जाती है। और इसको हम जो है फिर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, प्लास्टिक को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की। ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि प्लास्टिक का कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बना है, तो उसको हम उसके लाइफ साइकिल के हिसाब से यूज़ करते हैं और फिर कंटेनर में प्लेस कर देते हैं जहाँ से इनको इकट्ठा करके हम लोग इसको डिकम्पोज करने के लिए ले जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है कुछ हम लोग जो है बायोएक्टिव कंपाउंड्स ऐड करते हैं ताकि इस प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन फास्ट हो सके। इसको श्रेडिंग करते हैं, काट के छोटे टुकड़ों में करते हैं, और जब बायो एक्टिव कंपाउंड्स में ऐड करते हैं उसके बाद ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। तो ये बात हो गई बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? तो पहला जो है, अंडर प्रॉपर कंडीशन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैन डिग्रेड टू द पॉइंट वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन मेटाबलाइज देम। इसका मतलब यह है कि अगर प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर की कंडीशन हम मेंटेन करें और बायोएक्टिव कंपाउंड का यूज़ करें तो प्लास्टिक को हम उस पॉइंट तक डिग्रेड कर दें कि जो है
नेचुरल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको खा के मेटाबोलाइज कर लें, इनके इफेक्ट को ख़त्म कर लें। तो ये इसका एडवांटेज है कि इसको हम डिग्रेड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? दिस रिड्यूसेस द प्रॉब्लम विद लिटर एंड रिड्यूसेस हार्मफुल इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आपका कूड़ा होता है अ, वो कम हो जाता है लिटर, और इम्पैक्ट जो हार्मफुल इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये मटेरियल डिकम्पोज हो चुका होता है। हाउएवर द डिग्रेडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऑकर्स वेरी स्लोली। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है इसका डिकम्पोजिशन स्लोली होता है, तो इसको डिकम्पोज करने में समय लगता है। प्रॉपर कंपोस्टिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड टू ग्रेड द प्लास्टिक विच में एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो सबसे पहले तो एक समय ज़्यादा लगता है। दूसरा क्या है कि हमको एक प्रॉपर मेथड चूज करना पड़ता है प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए। प्रोसेस स्लो है तो समय लगेगा, और इस डिग्रेडेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया कि जो आपका बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस है ये बहुत स्लो है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिकम्पोजिशन होता है उस प्रोसेस में रिलीज होता है। ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमारा आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और हमारे वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।